20 सितंबर सन 2024 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप सबका खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज की अहम तरीन नशियात में कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। हालात वाक़ात पर हमारी गहरी नज़र जम्मू कश्मीर पर रहेगी क्योंकि 2024 इलेक्शन का टाइम चल रहा है। पहला मरहला मुकम्मल हो गया, दूसरे मरहले के बिल्कुल नज़दीक हम जा रहे हैं। बयानात काउंटर बयानात की बात अपनी जगह, लेकिन अमेरिका से ख़बर आई है और ये ख़बर भारत और अमेरिका के रिश्तों को किस तरह देखेगी, कहाँ की ओर ले चलेगी, एक बड़ा सवाल है। इस पर हमारी नज़र रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। आपको पल पल का अपडेट तो हम टीवी पर करते रहते हैं, लेकिन आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आएंगे, जहाँ पर ख़बर, तजिया, तबसरा भी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप वहाँ पर करेंगे और वहाँ इनबॉक्स में आकर ज़रूर अपने हालात वाक़ात से हमें रूबरू करवाएंगे। आज के प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। 9:50 का वक्त होगा जब हम और आप आपस में बातचीत करेंगे, मामलात, हालात वाक़ात पर गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, मामले मसाइल हल किसी न किसी तरीके से हो। फ़िलहाल प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आते हैं और याद माजी को ताज़ा करते हैं, हिस्ट्री को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है और अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जिन्हें आसिफ रशीद आपके लिए लेकर आए हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम को न सिर्फ कामयाब बनाया है बल्कि अपने तासुरात पेश करके अगर कहीं पर कोई गलती, कोई कोताही थी, कोई कमी पेशी थी तो उसको दूर करने में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया है। इस ताउन के लिए इज़हार तशक्कुर। प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक होगी हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और आज के दिन यानी सितंबर की 20वीं तारीख और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक कुछ ऐसे वाक़यात जो मजहबी एतबार से, इक्तिसादी तौर पर, सलामती और सियासी ऐसे मामलात जो काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक जब हम इन पर नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि दिन आज का ही था 622 ईस्वी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत आज के दिन हुई। ये आप जब आप इसको इस्लामिक कैलेंडर से कन्वर्ट अंग्रेज़ी में करते हैं तो पता चलता है ये दिन आज ही का आता है, सितंबर की 20 तारीख। 1857 में आज ही के दिन बरतानवी फौजियों ने दिल्ली को बागियों से छीनकर दोबारा इस पर कब्जा किया। साल 1871 दिन आज का जब बंगाल हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस जॉन पैक्सन का चाकू मारकर कत्ल किया गया और अदालत के अहाते के अंदर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया आज ही के दिन। 1878 में अंग्रेजी के मशहूर अखबार हिंदू की हफ्तावार शुमारे का आगाज हुआ। 1878 सबसे पुराने अखबारात में से एक। 1939 में बरतानवी फौजियों ने जर्मनी के आबदोज पर कब्जा आज ही के दिन किया। साल 1954 जब चीन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आइन मंजूर करने का फैसला किया गया, जो फाइनली तकरीबन 45 साल की एक तवील मुशावरत के बाद और बहस मुबाहिसे के बाद मुल्क के अंदर नाफिज करने का ऐलान हुआ। साल 1970 दिन आज का जब रूसी प्रोब ने चांद की सतह पर कुछ चट्टानें इकट्ठी की। 70 की दहाई में दिन आज का, सितंबर की 20 तारीख, रूस के लिए आज का दिन बड़ा। 1983 में हिंदुस्तान की एप्पल सैटेलाइट ने काम करना आज ही के दिन बंद किया था। 2008 में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मैरियट होटल के सामने धमाका हुआ। 54 अफराद हलाक हुए और 170 से ज़्यादा लोग इस धमाके में जख्मी हुए। सितंबर की 20वीं तारीख साल 1187 सैयद सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम का मुहासरा आज के दिन किया। जब आप अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक देखते हैं तो तारीख या दिन आज का आता है 20 सितंबर का। आज ही के दिन 1388 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक सोम की मौत हुई। ये तुगलक डायनेस्टी से 3rd बादशाह थे, शहंशाह अपने वक्त के। और 1990 में आज 34 बरस कबल जनूबी ओसेशिया ने जॉर्जिया से आज़ादी का ऐलान किया। सितंबर की 20 तारीख साल 1990। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी, अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों की होगी। इससे पहले हम जम्मू कश्मीर या मुल्क के बाकी हिस्सों में होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर या वाक़यात पर आपके सामने खबरें रखे, तज्ज़िया और तबसरा हो। बैनुल-अक़वामी सतह की एक खबर, भारत और अमेरिका की सबसे पहले इस प्रोग्राम में बात।
चलिए जनाब, भारत और अमेरिका की खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि मामला वज़ीर आज़म साहब का दौरे अमेरिका है। लेकिन दौरे अमेरिका से कबल एक बड़ी खबर रात देर गए अमेरिका से सामने आई है, जिसके बीच दोनों मुल्कों के बीच तनाव जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि खबर यूएस फेडरल कोर्ट की है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर समन जारी कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और कुछ दीगर अफसरान के लिए। बड़ी खबर, एक मेजर कंट्रोवर्सी इस वक्त बनी है। 2 दिन पहले जब वज़ीर आज़म साहब का दौरा होना है, यानी 2 दिन कबल ही यूएस फेडरल कोर्ट की तरफ से समन जारी कर दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और कुछ दीगर अफसरान को लेकर। और ये कहा गया कि गुरप्रीत सिंह जो नामी इंतहा पसंद है खालिस्तान मूवमेंट का, उसके मारने और उससे मुंसलिक केस की सुनवाई के दौरान ये समन जारी कर दिया गया है। ये समन जारी होने के साथ ही वजारत खारजा का भी बड़ा बयान जारी किया गया है। वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए यूएस कोर्ट के समन को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। 2 दिन के बाद वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका है और उससे पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। यूएस फेडरल कोर्ट ने समन जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और कई दीगर अफसरों के लिए, जिन पे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि खालिस्तान मूवमेंट के जो सरबराह है और ममनुआ तंजीम के जो सदर है गुरपवंत सिंह पन्नू, उनके कत्ल और दीगर मामलात को लेकर ये सूरत हाल सामने आई है। समन तब जारी हुआ है जब कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था और अमेरिका की कोर्ट जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय हुकूमत के इंतहाई अहम तरीन अफसर अजीत डोवाल, जो कौमी सलामती के मुशीर है, साबिक चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग समात गोयल, रॉ के ऑफिसर विक्रम यादव और भारत के एक बिजनेसमैन निखिल गुप्ता को समन किया है। याद रखिएगा, अक्टूबर 23 को यूएस प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट दायर किया था गुप्ता को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 4 सिख इंतहा पसंदों को मरवाने का प्रोग्राम बनाया था, जिनमें पन्नू है। और गुप्ता ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले में कोर्ट के अंदर भी पेशी दी है और तब से लेकर यह मामला चल रहा था। और अमेरिका ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत के जो ताजिर गुप्ता है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 80 लाख रुपया एक आदमी को हायर किया, उसको दिया ताकि वो पन्नू को किसी तरीके से मारे। और क्योंकि पन्नू जो है ये डुअल सिटीजनशिप रख रहा है, कनाडा की भी इसकी सिटीजनशिप है और यूएस की भी सिटीजनशिप है, इसलिए मामला अदालत में अंदर चला गया। और अदालत में जब ये समातें चल रही थी, उस दौरान रात देर गए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल समेत कुछ और लोगों के लिए नोटिस जारी कर दी है। जहां अमेरिका की अदालत ने नोटिस जारी किया है, वहीं पर भारत के वजारत खारजा ने इस पूरे मामले पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और कहा कि जिस तरीके से अमेरिकी अदालत ने भारत के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करते हुए समन जारी किया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम पूरे मामले को संजीदगी से देखा जा रहा है, डिप्लोमेटिक चैनल से देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के बाद यानी कल और परसों के बाद वज़ीर आज़म साहब का दौरा अमेरिका है और दौरा अमेरिका से पहले अदालत से समन जारी हुआ है अजीत डोवाल और कुछ और लोगों के लिए। ये बड़ी खबर, बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबर। और हो सकता है कि इस पेशरफ्त के बाद इस दौरे पर भी किसी तरह के मनफी असरात मुरतब हों। बहरहाल दोनों मालिक ने जिस तरीके से तालमेल को बिठाने की कोशिश माजी के 8-10 वर्षों में की है, और उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स थे, जिस सतह पर बातचीत होनी चाहिए थी या मुज़ाकरात भारत और अमेरिका के दरमियान, फिर कारोबार, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दीगर मामलात पर बड़ी संजीदगी से दोनों माजी की हुकूमतों ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी काम किया। शायद इन मामलात को टाला भी जा सकता है, लेकिन असरअंदाज चीजें वक्ती तौर होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस रिपोर्ट की करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है। एक रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सामने आई है। ये वो इदारा जो दुनिया भर के अंदर ऐसी सूरत हाल की मुकम्मल मॉनिटरिंग या निगरानी करता है जहां पर इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी को फरोग मिले या फिर इस तरह के ग्रुप्स काम कर रहे हो जो मुल्क और रियासत मुखालिफ सरगर्म हो। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से मुंसलिक चंद ग्रुप्स जम्मू कश्मीर के अंदर या इन ग्रुप से जुड़े हुए लोग आज के वक्त में भी
जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरगर्म है। इस बात का खुलासा या इंकिशाफ इस रिपोर्ट में हुआ जो 368 सफात पर मुश्तमिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये टीम, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये रिपोर्ट, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के मुतफावत खतरात का सामना है और सबसे नुमायां तौर पर जम्मू और कश्मीर में या इसके आसपास सरगर्म जो इस्लामिक स्टेट या अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप्स हैं, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा है। ये मुशाहिदा FATF की जानिब से बाज़ाब्ता तौर उस रिपोर्ट में किया गया जिसमें दहशतगर्दों की माली मुआवनत और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम से निमटने के लिए जारी करदा बाज़ाब्ता तौर पर जायजा रिपोर्ट जो 368 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो आलमी दहशतगर्दी की माली आमद पर नजर रखने वाले इदारे की जानिब से जारी कर दी गई। और यह भी कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत का मुकाबला करने वाले निज़ाम को नाफिज तो किया है, बहुत से मामलात में मौसर साबित हुआ है, ताहम ये भी नोट किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या दहशतगर्दी की माली मुआवनत हो, इन मामलात में बाज़ाब्ता तौर पर मजीद इक़दामात और सख्ती बरतने की ज़रूरत है। FATF की रिपोर्ट के चंद पॉइंट्स को अगर उठाया जाए तो उसमें यह पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसेस हों या दहशतगर्दी से जुड़े केस हो या दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग जिन जिन लोगों ने की, अगरचे भारत सरकार की तरफ से अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट या बाकी सख्त कवानीन के तहत इन ग्रुप्स पर या इन ग्रुप से जुड़े अफराद पर कार्रवाई करने की कोशिशें हुई, लेकिन भारत को FATF की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से मुंसलिक जो ग्रुप्स हैं, दहशतगर्दी के खतरात का सामना है और यह आज के वक्त में भी है। और आलमी इदारे की तरफ से यह भी कहा गया है कि गैर मुनाफा बख्श शोबे को दहशतगर्दी के इस्तेसाल से बचाने के लिए बेहतर और ज़रूरी इक़दामात इस वक्त करने की ज़रूरत है। यानी खित्ते के अंदर जो बार बार हुकूमती सतह पर अगर ये कहा जाए कि मिलिटेंसी को या दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है, तो जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सूरत हाल बिल्कुल इसके उलट नज़र आती है। FATF की रिपोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि इसके आसपास जितने भी इलाके हैं, इनडायरेक्टली इशारा पाकिस्तान या इसके आसपास की सरहदों की तरफ भी हुआ है, वहां ऐसे ग्रुप्स हैं जो भारत के लिए या यहाँ की सालमियत के लिए और सिक्योरिटी के लिए अभी भी खतरा बने हुए हैं। चलिए जनाब, ये तो थी खबर FATF की, जहां पर एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और 360 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और सबसे पहले उन कुदरती वसाइलों की बात करते हैं जिन्हें हम तो नज़रअंदाज कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को तो खसारा होगा ही होगा, लेकिन अब इनकी निगरानी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी मुतहरिक हुआ है, क्योंकि एक अर्जी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास चली गई थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वाटर बॉडीज़ जो सूबा कश्मीर के अंदर है, उनकी जो आलूदगी का मामला है, जिस तरीके से वो तबाहाल हो रही है, इनको लेकर संजीदा दिख रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाज़ाब्ता तौर पर अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को ये साफ कर दिया है कि वेटलैंड्स की डिस्ट्रक्शन जो हुई है, वेटलैंड्स की जो तबाही हुई है, इनको किस तरीके से बचाया जाए, अकाउंटेबल किस तरीके से बनाया जाए, इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर NGT ने वजह बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है ट्रिब्यूनल की तरफ से। कई अहम इंकिशाफात हुए हैं जिनमें ये साफ कर दिया गया है कि फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जिनकी मिली जिम्मेदारी ये थी कि वेटलैंड्स और इनके आसपास इलाकों को सही तरीके से रखा जाए, लेकिन अभी तक ये पूरा काम नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फिल वक्त 12 वेटलैंड्स जम्मू कश्मीर के अंदर है और उनमें बहुत सारे वेटलैंड जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जिनमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, हाई क्लोरोफॉर्म लेवल और दीगर चीज़ें जो है वो पाई जाती है। ताहम कुछ मकामात पर पानी बेहतर है, मीडियम बताया जा रहा है, कुछ इलाकों के अंदर रेड जोन में चला गया है, लेकिन अब NGT की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन 12 के 12 वेटलैंड्स को किस तरीके से हम साफ रखें, इनको किस तरीके से सही रखें, इस पर भी एक बड़ी बात की जाए। और तकरीबन 3 महीने का वक्फा दिया गया है NGT की तरफ से, जहां पर यह साफ कर दिया गया है कि इन 12 आबगाहों में
मामूलात किस तरीके से बहाल की जाए और किस तरीके से यहाँ पर जो गैर कानूनी तजावुज़ात है या माहौलियाती कवानीन को जिस तरीके से नाफिजुल अमल करना है उस ज़मन में किस तरीके से काम किया जाए। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, वाटर बॉडीज़ अभी आप पानागाहों की या वाटर बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं तो कमोबेश 12 का खुलासा खुद एनजीटी ने किया है, लेकिन खबर यह है कि 12 की 12 जिनमें साउथ कश्मीर का पुलवामा का भी जिक्र किया गया है इंतहाई तबाह है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक डेडलाइन अब एनजीटी की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, एनजीटी का जहाँ तक ताल्लुक है हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मुसलसल जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन बोर्ड या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी को मुसलसल वो अपने खतूत भेज रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और इसी की कड़ी में एक और ये डायरेक्शन है एनजीटी की तरफ से जो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर के आबी ज़खायर है या झीलें हैं जिन्हें हम वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स कहते हैं, उनमें जो आलूदगी पाई गई है और उसकी जो उस पर जो कार्रवाई की गई है उन कार्रवाइयों की तफसीलात फराहम करें। एक दूसरा ये कि जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी डिपार्टमेंट, उनको भी एनजीटी की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो डेटा पूरा दे कि हमारे पास वेटलैंड्स कितने हैं, हमारे पास आबी ज़खायर कितने हैं या यानी कि वाटर बॉडीज़ कितनी है। और इसका पूरा उन्होंने जो इसका जोग्राफियाई जो इसकी जो सूरत हाल है वो बताया गया है, जिसमें ये उसका मतलब ये कि आपके पास एरिया कितना है, इसमें जो पानी जो इन वाटर बॉडीज़ में जाता है वो किस तरह कहाँ से आता है, साथ साथ पानी की निकासी कैसे होती है, यानी कि जो पानी निकलने के जो रास्ते हैं वो भी यानी कि पूरी डिटेल बताई गई है एनजीटी की तरफ से इस इदारे को। साथ साथ ये दरअसल 7 सितंबर को एनजीटी के चेयरपर्सन की सदारत में एक बेंच ने सुनवाई की एक आबी ज़खायर के मामले पर, और जिसमें ये पाया गया है कि जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स के तहत जो तहफ़्फ़ुज़ात जो प्रोटेक्शन करनी चाहिए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। और इसी तनाजुर में जो रिपोर्ट सामने आई है जिसका आपने भी जिक्र किया है कि सिर्फ 12 वेटलैंड्स हमारे पास है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट अगर हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर या पर्टिकुलरली कश्मीर वैली पर नज़र दोहराएंगे, जो हमारी भी एक रिसर्च है जो हमने भी काफ़ी टाइम से ऑन ग्राउंड देखा है कि जो वाटर बॉडीज़ है, जो वेटलैंड्स है, रिसेंटली जो हमने गुलिस्तान टीवी के प्रोग्राम शहरनामा में खबर भी चलाई थी, 25 मिनट का प्रोग्राम भी हमने किया था टेंगन नामी गाँव में जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में तहसील बीकेपुरा में है, जहाँ पे हमने देखा कि हज़ारों कनाल की जो ज़मीन है वो इस वक्त खस्ता है क्योंकि वहाँ जो वाटर बॉडीज़ है वो बिल्कुल डिफंक है, वो ब्लॉक की गई है, डिस्पाइट कि वहाँ के लोकल्स ने कई मरतबा, मैंने खुद वो उनकी वो रिपोर्ट्स पढ़ी जो उन्होंने अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट्स के सामने रखी कि इस वाटर बॉडीज़ को दोबारा से रेस्टोर किया जाए। लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि इदारे जो भी मुतल्लिका हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या फिर बाकी ज़िला इंतज़ामिया हो, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे। और इसी तरीके से यहाँ जहाँ तक हमारे दरियाई झेलम का ताल्लुक है, आप देखिए रिसेंटली हमने गुलिस्तान टीवी पे खबर चलाई थी एनजीटी की रिपोर्ट, जिसमें हमने दरियाई झेलम और खासकर रिवर ये जो हमारी डल झील है इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से टेस्ट किए गए, आउट ऑफ 22 टेस्ट 24 सिर्फ 23 टेस्ट इसमें खराब निकले, सिर्फ एक टेस्ट बी कैटेगरी का निकला। बी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जो फिशेबल और स्विमिंग के लिए फिजिबल है, बाकी यानी कि इसका मतलब है सारा जो इसमें पानी है वो खराब है। जो हमारे एसटीपीज है डल झील के, वो भी उसी रिपोर्ट में हमने दिखाए थे कि किस तरीके से डिफंक है। अपार्ट फ्रॉम डल झील और रिवर बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज है कश्मीर वैली में। कुल मिलाकर क्या हम ये माने कि ये जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी थी उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है सरकार, और पीसीसी की बात करें वो भी नाकाम है, और शायद इसकी ओर उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता करके ये नेचुरल वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बेहतर नताइज नहीं होंगे बल्कि इंतहाई ख़तरनाक नताइज हमारे सामने होंगे।
जी बिल्कुल, अगर इस वक्त पूरी दुनिया में दुनिया पर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये मामला इंतहाई संजीदा है। एक तो जो इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरमेंट क्राइसिस की बात हो रही है, एक दूसरा ये जो हमारा वाटर बॉडीज या फिर वेटलैंड्स का खुश्क होना, इनका खत्म होना, इनमें आलूदगी, ये बड़े कंसर्न है और उस पर इंटरनेशनली काम हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास बजट है, हमारे पास पैसा है, सरकारी दावे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते तो इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सूरत हाल बिल्कुल अफसोसनाक है। और जो जिस रिपोर्ट की इस वक्त हम बात करें कि जो एनजीटी ने गवर्नमेंट जेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को नोट ये हिदायत दी है कि वो पूरा इसकी डिटेल हमें फराहम करे। आप देखिए, इसमें हालांकि 3 महीने का वक्फा दिया गया है कि पूरा इसमें जिन लोग, और ये भी इस रिपोर्ट में पाया गया है कि एनजीटी ने अगर देखा कि कौन लोग इसमें मुलविस है, किन की वजह से ये वाटर बॉडीज जो है ये आलूदा हुई है, इसमें ये भी कॉलीफॉर्म इसमें पाया गया है वाटर बॉडीज में। ये अच्छा इमरान, एक फाइनल चीज, इदारे जो कंसर्न लोग हैं, क्या ये उनकी तवज्जो इन वाटर बॉडीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती? शायद वो इस बात से अक्कासी हो रही है कि रिपोर्ट्स आती हैं, याद तो कराया जा रहा है, लेकिन एनजीटी की तरफ से खुद इदारे क्या कर रहे हैं, कल को जब रिपोर्ट पेश की जाएगी उस रिपोर्ट में क्या फीडबैक दिया जाएगा, क्या होमवर्क होगा? देखिए, अगर एनजीटी भी इस तरीके से मुसलसल अपनी जो डायरेक्शंस नहीं देगी, मुझे लगता है कि ये जो इदारे हैं ये खामोश तमाशाई है। इदारे इनके नाम तो है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो मैं खुद जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे खुद भी पता है वहाँ मशहूर 2 वाटर बॉडीज है। वहाँ के लोकल्स ने भी कई मरतबा कंसर्न इदारों से बात की कि इन्हें दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। जो आपका सवाल है तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इदारे हमारे पास है, इदारों के पास बजट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, मैन पावर भी है, लेकिन वाज़ेह कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। नतीजा ये कि बार बार गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी या सरकारी अहकामात पर अमल दरामद ना करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराहम करने के लिए। एनजीटी की तरफ से एक और नोटिस और जवाब तलब किया गया है, डिटेल्स क्या आएंगी, जवाब क्या मुतलकीन की तरफ से दिया जाएगा, इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक और सनत की ज़रा बात करते हैं और वादी कश्मीर के एतबार से इस सनत को जोड़कर अब देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी इक्तिसादियात के मामले में मानी जाने वाली सेब की सनत दौर हाजिर में एक मुश्किल दौर से आप कह सकते हैं इशफाक गुजर रही है। बिल्कुल, सेब की सनत की फटाफट से आपके सामने खबर रखे और इतलात और खबरें ये बता रही हैं कि सेब की पैदावार में गिरावट हुई है, कश्मीर की सेब की पैदावार में कमी हुई है। इब्तिदाई खबर इस तरीके से सामने आ रही है और जब ये मार्केट में खबर फ्लोट हुई कि सेब की पैदावार इस बार कम हो रही है, तो सीधे से इसका दूसरा एस्पेक्ट जो था वो कोल्ड स्टोर्स थे। और यही वजह है कि एप्पल स्टोर जो कोल्ड स्टोर्स वाले हैं उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब की बार अगर सेब वहाँ पर रखने हैं, सीएस के अंदर रखने हैं, तो रेट्स को कम कर दिया गया है और मुख्तलिफ सीएस स्टोर्स की तरफ से अब ग्रोवर्स को मुख्तलिफ रेट्स पर ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सालाना 2 मिलियन टन सेब पैदा होता है सूबा कश्मीर से, लेकिन अब की बार 2 मिलियन टन के बराबर हम कर पाएंगे शायद ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली और अदम दिलचस्पी बहुत सारे लोगों की इस पूरे मेवे सन्नत की ओर हुई है, जिसकी वजह से अब की बार जो है वो फसल में कमी की भी बात बताई जा रही है। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर की आधी आबादी बराह रास्त सेब इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और तकरीबन 3,50,000 हेक्टेयर ज़मीन पर सेब उगाए जाते थे। इतनी बड़ी तादाद में सेब उगाए जाते हैं, लेकिन अब की बार खबर यह है कि मौसमियाती तबाही और दीगर मामलात की वजह से सेब की पैदावार में अब की बार काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है और अब कोल्ड स्टोर यूनिट्स होल्डर्स ने भी अपनी रेट्स में तरमीम की है और इतलात के मुताबिक जहां 2 रुपया पर किलो हर महीने रेट्स लिया जा रहा है, उन रेट्स को अब कम करके या तो 1 रुपया या कई मकामात पर 1 रुपया 20 पैसा लेने का पर किलो फैसला भी लिया गया है, ताकि जो बेनिफिशरीज है, जो लोग हैं अपना मेवा यहाँ पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं कोल्ड स्टोर्स के अंदर। कोल्ड स्टोर मालिकान का मानना है कि लास्ट ईयर का मेवा बहुत देर तक स्टोर्स के अंदर इसलिए रहा क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा नहीं आ रहा था और जितनी लागत इस पर लग रही थी उसके मुकाबले में बहुत कम पैसा आ रहा था। उसी
चीज़ को देखते हुए अब की बार जो है बहुत सारे मालिकान ने अब की बार ज़्यादा इसकी ओर तवज्जो नहीं दी है और माना जा रहा है कि सेब की पैदावार पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कम होगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी कम है, खर्चे और अखराजात इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस बीच मौसम का मार है, फसल बीमा का कोई नाम नहीं है, और अब उसका जो दूसरा इफेक्ट था जो सेब इंडस्ट्री के साथ कोल्ड स्टोर वाले लगे थे, उनका मानना था कि उन्होंने भी इन सभी मामलात को देखते हुए अपनी रेट्स में तब्दीली लाने का फैसला ले लिया है। और अब की बार इब्तिदाई खबरें ये आ रही है कि शायद सेब की वो बड़ी पैदावार आपके मार्केट में नहीं होगी कश्मीर से, जिस तरीके से माजी में हम देख रहे थे। और जो एक सर्वे है उस 2 मिलियन मीट्रिक टन्स का, शायद वहां तक अब की बार कश्मीर ना पहुंच पाए। चलिए 9 बज रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात कुछ और करनी है, आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखने हैं, सियासी एतबार से कुछ खबरें अहमियत के हामिल, उन पर भी हमारी नज़र जाएगी। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियाहत के एतबार से कुछ एक इलाकों में जहां सरकारी खजाने को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन उसके बदले सरकार की तरफ से दिया क्या गया है, कुछ नाराज़गियाँ हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ प्रोग्राम में उन टेस्टिंग लैब्स भी जिनके क़याम के लिए सरकार ने एक बड़ा मंसूबा तरतीब दिया है। साथ साथ आज और कल सियासी सरगर्मियों पर नज़र, क्योंकि आज भी कई स्टार कैंपेनर्स दारुल हुकूमत दिल्ली से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं।